वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, एक उद्यमी, निवेशक और व्यवसायी की। तो देर किस बात की, आइए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दुर्लभ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कई कंपनियां बनाते हैं और उससे भी आगे बढ़कर पूरे विश्व में व्यापार के भविष्य को आकार देते हैं। फैब्रिस ग्रिंडा ऐसी ही एक दुर्लभ कहानी है। फ्रांस में साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक कंपनियां स्थापित करने तक, 1000 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश करने तक, और यहां तक कि अपनी पूरी जीवन शैली को पुनः डिजाइन करने तक, उनकी यात्रा किसी भी तरह साधारण नहीं है। फिर भी उनके जीवन का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा वे कंपनियां नहीं हैं जो उन्होंने बनाई, या वह संपत्ति नहीं है जो उन्होंने अर्जित की, बल्कि यह है कि उन्होंने जीने का तरीका कैसे चुना। फैब्रिस ग्रिंडा का जन्म बुलोgne बिलेनकोर, फ्रांस में हुआ और उनका पालन पोषण नाइस में हुआ। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा शुरू से ही स्पष्ट थी। 1992 में सी मासेना से हाई स्कूल पूरा करने के बाद वे अमेरिका चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहां उन्होंने केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि 1996 में सुम्मा कुम लाउदे के साथ स्नातक किया। उन्हें हैल्बर्ट वाइट 72वीं पुरस्कार, सबसे उत्कृष्ट अर्थशास्त्र छात्र और वुल्फ बालेसेन मेमोरियल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्र थीसिस से सम्मानित किया गया। लेकिन सफलता के पीछे फैब्रिस शर्मीले और अंतर्मुखी थे। प्रौद्योगिकी के प्रति अपने आकर्षण के बावजूद उन्होंने पहले एक सुरक्षित मार्ग चुना। न्यूयॉर्क में मैकिन्जी कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। 1996 से 1998 तक उन्होंने संचार, व्यावसायिक विश्लेषण और टीम वर्क में अपनी क्षमताओं को निखारा। लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें पता था कि कंसल्टिंग उनका अंतिम गंतव्य नहीं है। सिर्फ 23 वर्ष की आयु में फैब्रिस ने एक साहसी कदम उठाया। जुलाई 1998 में उन्होंने ऑकलैंड की स्थापना की, जो उनका पहला वेंचर समर्थित स्टार्टअप था। अर्थशास्त्र और बाजार डिजाइन में अपनी पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर उनका लक्ष्य यूरोप में ईबे लाना था। कंपनी जल्दी ही क्षेत्र की सबसे बड़ी नीलामी वेबसाइटों में से एक बन गई, जिसे मजबूत निवेश समर्थन प्राप्त था, जिसमें लग्जरी उद्योगपति बर्नार्ड अर्नोल्ड का निवेश भी शामिल था। 2000 तक फैब्रिस ने ऑकलैंड बेच दिया, जो उनकी पहली बड़ी उद्यमशील सफलता थी। लेकिन फैब्रिस यहीं नहीं रुके। उसी वर्ष वे अमेरिका लौटे और जिंजी नामक मोबाइल मीडिया स्टार्टअप बनाया। सिर्फ 4 वर्षों में उन्होंने इसे $200 मिलियन की राजस्व तक बढ़ा दिया और अंततः इसे जापानी मीडिया समूह फोरसाइट को 2004 में बेच दिया। हालांकि वे 18 महीनों तक सीईओ बने रहे, लेकिन नए मालिकों के अल्पदृष्टि निर्णयों से वे निराश हो गए। वे स्मार्टफोन युग के लिए नवाचार करना चाहते थे, इसलिए वे अपने अगले बड़े विचार की ओर बढ़े। 2006 में फैब्रिस ने एलेक ऑक्सेनफोर्ड के साथ मिलकर OLX की सह स्थापना की, जिसका लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त क्लासिफाइड विज्ञापन वेबसाइट बनाना था, और वे सफल हुए। उनके नेतृत्व में OLX ने 90 से अधिक देशों और 50 भाषाओं में विस्तार किया, हर महीने लाखों विजिटर्स को आकर्षित किया। प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, विशेषकर शिपस्टेड एडविंटा के साथ, लेकिन फैब्रिस ने नेप्सस प्रोसेस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की, जिसमें विज्ञापन और विकास में भारी निवेश किया गया। वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद OLX का विलय उनके पक्ष में हुआ। 2010 तक OLX को नेप्सस ने अधिग्रहित कर लिया और फैब्रिस 2013 तक सीईओ बने रहे। इसके असाधारण वैश्विक उदय की देखरेख करते हुए एक संस्थापक के रूप में खुद को साबित करने के बाद फैब्रिस ने निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। जोस मारिन के साथ मिलकर उन्होंने FJ लैब्स बनाया। शुरुआत में अपने एंजल निवेशों को मिलाने का एक तरीका। समय के साथ यह एक वेंचर फंड में विकसित हुआ, जिसने बाहरी निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन फिर भी एंजल निवेश की भावना के साथ संचालित हुआ। संस्थापक हितैषी, मूल्यवर्धक और सक्रिय, परिणाम स्वयं बोलते थे। फैब्रिस दुनिया के शीर्ष एंजल निवेशकों में से एक के रूप में जाने गए, जिन्हें फोर्ब्स द्वारा उनके वैश्विक प्रभाव के लिए मान्यता दी गई। जून 2015 तक फैब्रिस 200 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश कर चुके थे। उनकी टीम FJ लैब्स में हर सप्ताह 100 से अधिक कंपनियों की समीक्षा करती है और औसतन हर 15 दिनों में एक नया निवेश करती है। वर्षों में उन्होंने 1 से अधिक कंपनियों में निवेश किया और 300 से अधिक सफल निकास प्राप्त किए। उनके पोर्टफोलियो में हमारे समय की सबसे विघटनकारी और सफल कंपनियां शामिल हैं: अलीबाबा, एयरबीएनबी, यूबर, ड्रॉपबॉक्स, लेंडिंग क्लब, पालांटिक टेक्नोलॉजीज, फैंड्यूल, डिलीवरी हीरो, बेटरमेंट, ब्लाब्लाकार और अन्य।
उनके कुछ निवेश उनके भविष्य दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए टिकटबिस, जिसमें उन्होंने निवेश किया था, 2016 में ईबे द्वारा $165 मिलियन में अधिग्रहित किया गया। अन्य जैसे बीपी, एफटी और सीफेयर ने उनके उस फोकस को दर्शाया जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने वाले मार्केटप्लेस पर था। उनका पोर्टफोलियो क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैला है, लगभग 70% अमेरिका में और 30% ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके, रूस, चीन और तुर्की में। व्यवसाय से परे फैब्रिस एक कहानीकार भी है। अपने ब्लॉग म्यूजिंग्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, जिसे बिजनेस इनसाइडर जैसी प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रदर्शित किया गया, वे फंडरेजिंग, समाज पर तकनीक के प्रभाव और अपनी यात्रा से मिले सबक साझा करते हैं। वे लेवेब, टेकक्रंच इटली, SIMI जैसी कॉन्फ्रेंसेस में वार्ताओं और प्लेइंग विद यूनिकॉर्न्स सत्रों के माध्यम से सीधे वैश्विक दर्शकों से भी जुड़ते हैं, जहां लोग उनसे उद्यमिता और निवेश के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। उनका प्रभाव परोपकार तक भी फैला है। फैब्रिस ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से डोमिनिकन रिपब्लिक में 600 बच्चों की शिक्षा का वित्त पोषण करते हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी के लिए अवसर बनाने की आस्था झलकती है। फ्रांको अमेरिकी संबंधों में उनके योगदान के लिए उन्हें 2014 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट अलायंस फ्रांसेस द्वारा गोल्डन पिलर अवार्ड प्रदान किया गया। फिर भी फैब्रिस का सबसे दिलचस्प अध्याय शायद उनका जीवन जीने का तरीका है। 2012 में उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क एस्टेट, मैनहट्टन अपार्टमेंट और कार बेच दी और अपनी अधिकांश संपत्ति चैरिटी को दान कर दी। न्यूनतावाद, मिनिमलिज्म को अपनाते हुए उन्होंने केवल 50 वस्तुएं एक कैरी ऑन सूटकेस में रखी। 3 साल तक वे बिना स्थायी निवास के रहे, दोस्तों के घरों में, होटलों में और एयरबीएनबी किराए पर लेकर। 2015 तक वे न्यूयॉर्क सिटी में एक स्थिर घर लौट आए, लेकिन वे अब भी सादगी को अपनाए हुए हैं, रिश्तों, जुनून और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उनकी जीवन शैली कई घरों में फैली है। न्यूयॉर्क, जहां वे बौद्धिक और रचनात्मक ऊर्जा पर फलते फूलते हैं। टर्क्स कैकोज, जहां वे शांति, काइट सर्फिंग और समुद्र का आनंद लेते हैं। और रेवलस्टोक, जो बैक कंट्री स्कीइंग का स्वर्ग है। वे हर साल नाइस जाते हैं परिवार से मिलने, बर्निंग मैन में भाग लेते हैं और नए स्थानों की खोज करते हैं। 2019 में एक आयावास्का समारोह के दौरान फैब्रिस का पिता बनने का दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गया। कभी बच्चों के विचार के प्रति प्रतिरोधी रहने वाले अपनी दादी के एक दर्शन से प्रेरित हुए, आज वे अपने बेटे फ्रांसुआ के साथ पितृत्व को अपनाते हैं, जिसने उनके जीवन में खुशी, प्यार और रोमांच ला दिया है। उसी समय अपने प्यारे रॉटवीलर बगेरा की मृत्यु के बाद फैब्रिस ने एक सफेद जर्मन शेफर्ड गोद लेने की ओर रुझान महसूस किया। अगस्त 2023 में एंजल परिवार में शामिल हुआ, जो चंचलता और ऊर्जा लेकर आया। इस सब के बीच फैब्रिस अविवाहित बने हुए हैं, अपने जीवन को वैश्विक उद्यमी, निवेशक, पिता, साहसी और न्यूनतावादी के रूप में संतुलित कर रहे हैं। उनकी यात्रा केवल कंपनियां या संपत्ति बनाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि जीवन को सार्थक तरीके से कैसे जिया जाए।